हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता डुल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमएससी और एमएससी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है MHI 108 भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण ये इतिहास, राइट, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। इसकी मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और 7 चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने डाली है। आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि बिकॉज सेम वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँ, जस्ट अभी एक हफ्ते पहले ही डाली थी। आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, राइट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो PYQ है उसके साथ मैंने क्वेश्चन पेपर के साथ एक्सप्लेन किया है। ओके तो आपका जो फर्स्ट था दैट इज आपका जो था, क्या आप इस बात से सहमत है कि पर्यावरण का इतिहास अंतःविषय चरित्र है या नहीं। तो इसका मैं वीडियो लेक्चर डाल चुकी हूँ, राइट। जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, फर्स्ट ही प्लेलिस्ट है, राइट, ये वाली है। उसके बाद है प्रकृति और महिलाएं, ये भी मैंने उसके साथ डाला है। उसके बाद है स्रोतों में विविधता अभिलेखीय, ठीक है, ये भी मैंने डाला है। स्रोतों में विविधता ये भी डाल दिया है। और पूरा पर्यावरण अनुकूलन, ठीक है। चैप्टर 7 के 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने ऑलरेडी डाले हैं। अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो यहाँ से भी ले लीजिए। वीडियो लेक्चर तो वैसे मैंने बहुत पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आया है। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देती हूँ दोबारा सारा आंसर। और अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। ये आपका थर्ड चैप्टर है स्रोतों में विविधता अभिलेखीय स्रोत क्या होते हैं, यानी कि जो कि आपका जो हिस्ट्री होती है वो कैसे हमें पता चलती है। जो अभिलेखीय स्रोत होते हैं हमको कैसे पता चला है कि पहले पर्यावरण ऐसे था और अब ऐसा है। उन लोगों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है 100-200 साल 300 साल पहले, तो वो कैसे पता चलता है। जो हमें उस समय के दस्तावेज मिलते हैं, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि पहले का पर्यावरण ऐसा था और अब का पर्यावरण ऐसा है, तो जिस कारण की ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना था, ओके। आई होप आपको समझ आ गए होंगे वो सारे वीडियो लेक्चर। बेटा कमेंट्स जरूर करिएगा, कमेंट्स से पता चलता है कि वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि बच्चों के लिए अच्छे आंसर लेकर आने हैं। आपकी बुक को मेरे को 2-3 बार पढ़ के मैं आपके लिए जो बुक का आंसर है वो लेकर आती हूँ, ठीक है। ओके यहाँ से भी आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट था चैप्टर 7, जो कि ऑलरेडी ये भी समझाया मैंने बहुत अच्छे से, राइट, जिसमें कि पारिस्थितिकी से मानव बस्तियाँ कैसे बनी। तो पारिस्थितिकी मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। हमारे जो पहाड़ है, जब हमारी पृथ्वी बनी है उसमें जो भारत अलग हुआ है टेक्टोनिक प्लेट से, तो उससे हमारी जो पारिस्थितिकी है, पूर्व में आपका क्या है, उत्तर में आपके हिमालय जो श्रृंखला है, उससे हमारा क्या होता है, जो पर्यावरण में नियंत्रण होता है, वर्षा होती है, ठंडी हवाओं को रोकता है, वर्षा होती है जिससे कि खेती होती है, तो नदी होती है, साफ पानी निकलता है, जहाँ पर बस्तियाँ बसती हैं। तो उसी पारिस्थितिकी के कारण हमारी जो है बस्तियाँ वहाँ पर, मानव बस्तियाँ वहाँ बसती हैं और वहाँ पर संस्कृति बनती है, सिविलाइजेशन होता है। ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आपको समझ आया होगा, राइट। यहाँ से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप एक एक साथ सारी आपको हिस्ट्री। चैप्टर 7 का ही दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि हमारे महाद्वीप जो उपमहाद्वीप है वो कैसे बने। तो आप समझाया था कि पेंजुआ जो एक महाद्वीप था और उससे 2 टुकड़े बने, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, और गोंडवाना का ही हिस्सा था भारत, जो कि उत्तर की तरफ जब प्लेट्स खिसकी, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी, जिसके कारण भारत का निर्माण हुआ। और सारी जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो एक दूसरे के ऊपर जाती है, जिससे कि पर्वतीय श्रृंखला बनी और उसी से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र डेवलप हुआ, ओके। ये था आपका 7 चैप्टर। नाउ वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 8। आपका जो है नदी तटीय एंड डेल्टा दोआब, रिपेरियन डेल्टा एंड दोआब क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया था पिछले साल और पिछले साल ही ये आ गया था, ओके। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं, क्या होता है, ओके। आपको पता तो होना चाहिए, शॉर्ट में तो दोबारा आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं आंसर। आपके लिए मैराथन है तो मैराथन में तो आपको सब कुछ ही करना है, ओके। तो इसमें जो है आपका जो प्लेलिस्ट होगी ये होगा चैप्टर 8 है आपका, ठीक है। नदी और दोआब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नदी क्या होती है कि ये अगर आपकी ये गंगा है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से आती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, और गंगा ऐसा नहीं है कि एक आती है, आपकी जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से भारत में जो है नदियाँ आती हैं, झेलम आती है, सतलुज आती है, ठीक है। और आपकी जो
चेनार नदी आती है। तो ये 7 नदियां हैं उसमें से 5 नदी जो है पंजाब में आती है। तो क्या होता है कि इन 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है बेटा, ठीक है, जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड दोआब, ठीक है, इसको दोआब कहते हैं। अब इसको दोआब कहते हैं, लेकिन ये क्या होती है, ये जो भूमि होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी जगह से घूम कर आती है, सारी जगह का रास्ता लेकर आती है। तो उसके किनारे पर क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, राइट। तो जिसको कि यहाँ पर जो मिट्टी होती है जिसके कारण कि नदी ऐसे तो नहीं है, छोटी है, बहुत एरिया होता है, बड़ा एरिया है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, तो पूरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है ये नदियों के बीच का एरिया है। इधर रावी, इधर इस तरफ दक्षिण में आपकी ये कृष्णा नदी है, यहाँ पर महानदी है, कावेरी नदी, इधर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। तो इन नदियों के बीच के जो एरिया होता है वो दैट इज़ वेरी फर्टिलाइज होता है। इसलिए ही यहाँ पर हमारे भारत में जो है अनाज काफ़ी मात्रा में पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, राइट। तो 2 नदियों के बीच की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज होती है, ठीक है, उसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर पहले दोआब के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, आप उसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोआब तो ये हो गया। उसके बाद होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जैसे ये आपकी नदी आ रही है, जैसे ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो नदी क्या होती है कि जब ये नदी बहते बहते क्या करती है कि समुद्र की तरफ गिरती है, जो महासागर है समुद्र में गिरती है। तो जब ये नदी समुद्र की तरफ गिरेगी, जब यहाँ से नदी आ रही है तो ये समुद्र की तरफ जब गिरती है तो क्या होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, इसकी गति धीमी हो जाती है, और धीमी गति के कारण ये ऐसे करके धाराएं बना देती है, राइट। जब ये ऐसे धाराएं बना के यहाँ पर गिरती है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है। यही मैंने बताया है कि ये जो आपका नदी आ रही है, यहाँ से आ रही ब्रह्मपुत्र आ रही है, राइट, यहाँ से पहले इसमें यमुना मिल गई, तो ये क्या करती है, इधर बंगाल की खाड़ी में नदी जब गिरती है तो ये इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने के कारण क्या हो जाती है, इसकी गति धीमी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। गति धीमी होने के कारण ये जो है कई धारा में बनती है, और बीच का जो क्षेत्र होता है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा। इसको, और जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का दैट इज सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर जो वन है, यहाँ की भूमि है बहुत उपजाऊ है। गोदावरी नदी है, ये भी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी है, ये भी यहाँ पर डेल्टा बनाती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होती है, राइट। तो इसलिए इनको जो है हमारे भारत को कहते हैं ना सोने की मिट्टी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो डेल्टा जो बनाती है, तो ये जो इसके किनारों पे जो ये मिट्टी होती है, इसको, ये वाली जो मिट्टी होती है इसको बोलते हैं, इस वाली मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, राइट। तो जलोढ़ मिट्टी होती है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं कि आपको आंसर में क्या लिखना है। भारत में परिस्थितिकी इस प्रकार बना कि वो मानव बस्तियों के जीवन यापन करने के लिए अनुकूल है। जैसे कृषि को बनाए रखने के लिए मानसून की बारिश की आवश्यकता होती है। उत्तर की पहाड़ियों में सिंधु गंगा के मैदानों की ठंडी साइबेरिया, और जो हमारे, मैंने इसमें इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में लिखा है जो आपका प्रीवियस चैप्टर में भी आपका आंसर में मदद करेगा। उत्तर पहाड़ियाँ सिंधु गंगा के मैदानों की ठंडी साइबेरिया हवाओं से बचाती है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून हवाओं को इन मैदानों की ओर भेजती है। जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है, मॉनसून हवाओं को भेजती है, जिससे बारिश होती है, ठंडी हवाओं को रोकती है, जो कि ताकि हमारा जो भारत का टेम्परेचर है बिल्कुल कूल डाउन ना हो जाए, एकदम शून्य पे ना चले जाए। और जो दक्कन के पठार और भारतीय प्रायद्वीप में बर्फ से ढके पहाड़ नहीं हैं, लेकिन मॉनसून की बारिश सह्याद्री, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को पोषण देती है, जिससे विभिन्न नदी प्रणालियां बनी। मॉनसून के पीछे हटने पर पूर्वी तमिलनाडु पर सर्दियों में भी बारिश होती है। अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी से आने वाली उत्तर पश्चिमी मॉनसून हवाओं को रोकते हैं, जिससे उनके पश्चिमी वेस्टर्न हिस्से में रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये तो इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में मैंने लिखा है, जो कि मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सब चीज़ें, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो इसलिए बना है ताकि हमारे भारत पे जीवन यापन हो सके। बिल्कुल अच्छे ढंग से भगवान ने हमको बना के दिया है, पहाड़ बना के दिए हैं, राइट, जो कि हमारी जलवायु नियंत्रण करने में
मदद करते हैं, राइट। मॉनसून की परिवर्तनशीलता है, द वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून, मानव बस्तियों के उद्भव और पतन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उसी से ही हमारी मानव बस्तियां हुई हैं, जैसे कि उत्तर पर्वत में हिमालय हुए हैं, इंडो गंगा के मैदान हुए हैं, प्रायद्वीपीय हुए हैं, तटीय हुए हैं, और डेल्टा और दोआब हुए हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, आपका डेल्टा एंड दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है जो कि संगम तक फैला होता है, और पंजाब भारत और पंजाब है वो भारत का वह क्षेत्र है जो ब्यास नदी और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, पंजाब में वैसे तो 5 नदियां हैं, लेकिन जो मेन है दैट इज ब्यास और सतलुज नदी के मध्य में जो स्थित है, इस क्षेत्र के निवासियों को दोआबिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोआब के बीच में है, क्योंकि पंजाब जो है बहुत, अभी आगे पढ़ेंगे कि पंजाब में क्या क्या हुआ है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद है कि गंगा यमुना दोआब ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसने हड़प्पा युग से लेकर आधुनिक समय तक सभ्यताओं को आश्रय दिया है। पंजाब में कुल 5 दोआब थे, राइट, क्योंकि गंगा यमुना दोआब पंजाब की तरफ, ये इस तरफ हरियाणा की तरफ, ये सारे क्या थे, सारी सिविलाइजेशन वहीं बनी थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, त्रिभुजाकार आप पढ़ेंगे आगे MHI 110 में, राइट। किस तरीके से यहाँ पर बस्तियाँ बसी हैं, और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, नदी है उसके पास सिविलाइजेशन हुआ है, हड़प्पा, आपका मोहनजोदाड़ो, और अगर भारत से बाहर जाएंगे तो नील नदी के पास मिस्र की सभ्यता, यूक्रेटिस नदी के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता, राइट। ये सब MHI 110 में पढ़ा होगा, सॉरी 101 में। ठीक है, और उर्वरता में भिन्नता यानी वेरिएशन इन द फर्टिलिटी, नदियों से के सबसे निकट की भूमि जो होती है सबसे खाद्य कहा जाता है, जिसे सबसे उपजाऊ होती है, क्योंकि समय समय पर आने वाली बाढ़ के कारण अत्यधिक उपजाऊ होती है, जबकि ऊंची भूमि जिसे बांगर कहते हैं वो कम उपजाऊ होती है, राइट। जो नदियों से काफ़ी दूर की जो भूमि होगी वो थोड़ी आपकी बांगर भूमि उसे कहा जाता है। कृषि केंद्र ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, गेहूँ, गन्ना, चावल की खेती को बढ़ावा देता है। गंगा यमुना दोआब को इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ऊपरी, मध्य और निचले दोआब में वर्गीकृत किया जाता है, राइट, क्योंकि इसकी गंगा यमुना का ऊपर का क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। रणनीतिक अगर हम देखेंगे राजनीतिक तौर पर क्या होता है कि जितने भी हमारी जो सल्तनत कलाएँ थी, मुगल कलाएँ थे, उन्होंने दिल्ली को, आगरा को, मेरठ को अपना क्या बनाया था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, प्रशासनिक केंद्र बनाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नदियाँ थी, मिट्टी उपजाऊ थी, पूरा उसकी जो इस तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम, जो भौगोलिक स्थिति थी, ज्योग्राफी थी, जिसके कारण कि उनको क्या बनाया गया था, अपना राजधानी बनाया था उन्होंने, दिल्ली, आगरा, मेरठ, राइट, इन जगहों को बनाया था। सही है, तो दिल्ली, आगरा, मेरठ और प्रयागराज सहित कई शहर दोआब के भीतर स्थित थे, जो इन्हें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। जैसे सल्तनत और मुगल काल में इन शहरों की अपनी राजधानी बनाया उन्होंने, राइट। आई होप आपको यहाँ तक डेल्टा का समझ आ गया होगा, राइट। इस तरीके से आंसर लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये वाला चार्ट पर आना है जो आपकी बुक में दे रखा है, राइट। डेल्टा क्या होता है, नदी जब पहली बहती हुई, ये तो आप अपनी तरफ से बना के लिख देंगे, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा कि नदी जब बहती हुई महासागर या समुद्र में गिरती है तो अपनी गति उसकी धीमी हो जाती है और वह कई धारों में बट जाती है और डेल्टा बनाकर समुद्र में गिरती है। उपजाऊ मिट्टी, डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और यह क्षेत्र कृषि के लिए आदर्श बन जाते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा जो बनाता है, राइट। और सबसे वहाँ पर मैंग्रोव वन है, राइट। मैंग्रोव वन यानी कि नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें बिल्कुल मैंग्रोव वन उसको बोला जाता है, बहुत घनी वाला जो वन होता है, जंगल जो होता है, जहाँ नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। और डेल्टा खेती करने, मछली पकड़ने, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई डेल्टा क्षेत्रों में बंदरगाह और तटीय शहर भी बनाए गए हैं। अब आगे 110 में पढ़ेंगे, तटीय शहर है, कावेरीपट्टनम है, कांचीपुरम है, ये वाले शहर बने हैं, बंदरगाह बने हैं, है ना, जो सी पोर्ट कहा जाता है, जहाँ से कि सारा हमारा क्या होता है, ट्रेड होता है, समुद्री व्यापार किया जाता है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी के डेल्टा प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कावेरीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, राइट। इस तरीके के यहाँ पर बंदरगाह है जिनसे व्यापार किया जाता है। ये आपकी बुक का है, आपको ये बनाना है अच्छा सा, ठीक है। और ये भी डायग्राम आपको बनाना है अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है
तो सिंपल है, समझिएगा। नदी डेल्टा क्या होता है, नदी समुद्र में गिरने से पहले कई धाराओं में विभाजित हो जाती है और डेल्टा बनाते हुए समुद्र में गिरती है। दोआब क्या होता है, दो समांतर नदी बहने वाली नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। मिट्टी की उपजा में उर्वरकता में देखेंगे कि निरंतर जलोढ़ जो जमाव के कारण बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो समुद्र के किनारे जो इकट्ठा होती है उसको कहा जाता है। खादर मिट्टी जो होती है खादर क्षेत्रों में उपजाऊ और बांगर क्षेत्रों में कम उपजाऊ होती है। और ये जो इसके उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और इसमें दोआब पूछेंगे तो गंगा यमुना दोआब, राइट। और आर्थिक महत्व इसका क्या है कि आर्थिक महत्व ये है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसान कृषि करते हैं, मत्स्य पालन होता है और व्यापार होता है। यहाँ पर भी मुख्यतः क्या होते हैं, यहाँ पर जो दोआबों के बीच में पूरा शहर बन जाते हैं, जैसे कि दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ये पूरे क्या बन गए, शहर बन गए हैं। तो शहरों के केंद्रों वाला एक केंद्रीय कृषि केंद्र होता है। और इसके प्राकृतिक खतरे क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक खतरे, डेल्टा में चक्रवात आ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल महासागर के समीप होता है, ठीक है। तो वहाँ पर चक्रवात आते हैं, बाढ़ आता है, समुद्री स्तर में वृद्धि की संभावना होती है। और जो दोआब होते हैं ये मौसमी स्तर पर कम प्रभावित होते हैं क्योंकि नदियों में क्या होता है, ज़्यादातर बाढ़ आती है और क्या होता है, वो अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, ठीक है। क्योंकि दोआब तो बहुत ज़्यादा होता है ना, अगर बाढ़ आएगी तो एक एरिया पे आती है, वहाँ से वो एरिया खाली कर दिया जाता है। मानव बस्तियाँ जो होती हैं वो कृषि और व्यापार के लिए अवसरों के कारण घनी आबादी हो जाती है। मानव बस्तियाँ और बहुत अधिक आबादी वाला कई ऐतिहासिक शहरों और शहरी केंद्र वाला बन जाता है। दोआबों के बीच में शहरी केंद्र बन जाते हैं। अब तो सब जगह ही शहर हैं पूरे भारत में, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर का डेल्टा वाला हो गया, ओके, ठीक है। ये आपका हो गया 7 चैप्टर। अब आपका आ जाता है 9 जो है जंगल भोजन संग्रह पवित्र कुंज। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसमें आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई आज तक क्वेश्चन आया नहीं है कि जंगल में क्या होते हैं जब संग्रह करते हैं। जंगल में जो जंगलों का जानवरों का शिकार करके संग्रह करके मानव बस्तियाँ बसी तो वो शिकार करते थे, इस टाइप का इसमें है। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शुष्क एंड अर्ध शुष्क परिदृश्य, घास के मैदान, राइट। यहाँ पर एरिड एंड द सेमी एरिड लैंडस्केप, ग्रासलैंड, डिजर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में भी आया था। दैट इज आपका चैप्टर 10 है, ठीक है, ओके। ये आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, बस एक ही पढ़ा है। अब आप एग्ज़ाम देंगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर मेरे जो नंबर है उस पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि आने वाले के लिए मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं, राइट। तो देखो आपका जो सीक्वेंस वाइज में आपके क्वेश्चन आए हैं और आपका जो 5th चैप्टर है दैट इज़ रेगिस्तान और घास के मैदान की पारिस्थितिकी की विशेषता बताइए, ठीक है। दैट इज़ डिस्क्राइब what are the distinctive feature of the desert and the grassland ecologies, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है घास के मैदान और रेगिस्तान, ठीक है। इसको आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से समझिए कि मैं आपको समझा रही हूँ। क्या होता है कि जिस तरीके से ये हमारी जो पारिस्थितिकी बनी है, पहाड़ बनी है, वर्षा हुई है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, कोई जगह ऐसी है, और कहीं पर घास के मैदान है, राइट। तो जहाँ पर घास के मैदान है, वर्षा कम होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खराब है तो उसको यूज़ ही नहीं करता, भारत का कोई हिस्सा ही नहीं है, नहीं। वहाँ पर भी जीव जंतु पलते हैं, वहाँ पर भी सभ्यताएं बनती हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविलाइजेशन गुजरात राजस्थान हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, यहीं तो थी, राइट। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी है, त्रिभुजाकार है, राइट। त्रिभुजाकार है हड़प्पा सभ्यता, ऐसे करके आप जब उसमें पढ़ेंगे तो त्रिभुजाकार है हड़प्पा सभ्यता, जिसके अंदर ये आया था। और ये घास के मैदान और रेगिस्तान जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और थोड़ी बहुत खेती होती है, जनजातियाँ होती हैं। और भारत ऐसा देश है कि जहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है, ठीक है। बहुत ही अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, जिसमें क्या होता है कि जो रेगिस्तान का जो एरिया होता है, ठीक है, रेगिस्तान का एरिया जो है वो बौद्ध धर्म में, ठीक है, और जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या होता है, और हिंदुओं में भी उसको एक
परोपकार की दृष्टि से देखा जाता है कि जहाँ पर वो तपस्या करने के लिए जाते थे, ठीक है, जहाँ पर बहुत संगतियाँ भी बनी हैं, ठीक है, जहाँ पर तपस्या करने जाते थे, अपना ध्यान लगाने जाते थे एकत्रित करने के लिए, उसको भी माना गया है। और जो जैव विविधता है वो तो है ही रेगिस्तान में, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेगिस्तान में जो आपके खानाबदोश होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो वहाँ पर व्यापार भी करते हैं साथ साथ, जो चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। अब तो आप देख रहे होंगे कि रेगिस्तान जो है, जो लोग तो एज ए टूरिस्ट प्लेस की तरह के देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या है, टूरिज़्म है। तो इस तरीके से रेगिस्तान और घास के मैदान हमारी पारिस्थितिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। घास के मैदान में तो कई जैव विविधता है, और घास के मैदानों में जो है वो खानाबदोश जो है थोड़ी थोड़ी जगह पर अपना डेरा डाल के रहते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ रहते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जनजाति हैं, बंजारा समुदाय हैं, उनका भी विकास, उनका भी जो कहते हैं उद्भव जो होता है वो कहाँ पर हुआ है, ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदानों में हुआ है, राइट। अब पढ़ते हैं कि आपको आंसर में क्या लिखना है। भारत उपमहाद्वीप की पारिस्थितिकी इस प्रकार बनी है कि मानव बस्तियां और जीवन यापन करने के लिए अनुकूल है, जहां पर पहाड़, नदियां, दोआब, डेल्टा, घास के मैदान और रेगिस्तान आते हैं भारत की पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। ये सारी चीज़ें भारत के पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। घास के मैदान, रेगिस्तान में खानाबदोश जनजातियाँ बसी हैं, राइट। मैंने आपको बताया है कि खानाबदोश जनजातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, अपने पशुओं को वहाँ चराती हैं, थोड़े समय के लिए रहती हैं, फिर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, अपने उस स्थान पर थोड़ी सी खेती भी कर लेते हैं, 6-7 महीने रहते हैं और फिर वहीं से पलायन कर देते हैं। तो ये खानाबदोश जनजातियाँ आगे हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, जिनके पास चारागाह और कृषि दोनों संसाधनों तक पहुँच थी, और वे मौसमी प्रवाहों पर निर्भर करते थे। जब इन जगहों पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडी हो जाती है, तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर जहाँ पर नहीं होती, वहाँ का मौसमी प्रवाह होता है, हवाएं होती है, बरसात का वाला होता है, तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की पारिस्थितिकी होती है। खानाबदोश जनजातियों का क्या है, स्थान है ये, राइट। रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क रेगिस्तान। शुष्क यानी कि जहाँ पर की वर्षा जो होती है वो 250 mm यानी कि 10 इंच तक होती है, और दूसरा होता है आपका अर्ध शुष्क, जहाँ जिसमें कि 250 mm तक आपकी वर्षा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हिंदू और ईसाई धर्म में, जैन धर्म में रेगिस्तान का प्रमुख महत्व है, क्योंकि भारत में जो थार रेगिस्तान है वो कई तपस्वियों और जैन भिक्षुओं का घर है, जो एकांत में आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करते हैं। बौद्ध और जैन धर्म में जो वैराग्य और सांस्कृतिक भ्रम है वो काबू पाने से जोड़ा गया है। तो रेगिस्तान को ऐसा स्थान माना गया है जो कि वैराग्य जिसको करने के लिए जाता है वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर आबादी कम होती है, राइट। अब जो शुष्क और आध शुष्क जो बता रही हूँ, ड्राई डिजर्ट एंड सेमी एरिड डिजर्ट जो है वो क्या होते हैं कि वो ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं, राइट। ठंडे मीन्स इन द सेंस वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस तक चला जाता है, राइट। वहाँ पर कोई भी वन नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती हैं, राइट। तो ऐसे ड्राई डिजर्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सूखे होते हैं, 250 mm यानी कि 10 इंच तक जो है वहाँ पर वर्षा से भी कम वर्षा होती है। जिसके गर्म जो रेगिस्तान है जिनका तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो गर्म रेगिस्तान है उसमें आता है आटाकामा। सबसे कुछ शुष्क रेगिस्तान है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, और यहाँ सर्दियों में एक बूंद वर्षा नहीं होती। सहारा रेगिस्तान जो कि आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, और अरब रेगिस्तान जो कि भूमध्य में है और एक बड़ा और शुष्क रेगिस्तान है। कालाहारी जो रेगिस्तान है जो कि यह दक्षिण अफ्रीका में अर्ध शुष्क है, और जो थार रेगिस्तान है जो कि भारत में है, वो भारत के थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, और पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, और ये गर्म और शुष्क रेगिस्तान है। उसके बाद आ जाता है अर्ध शुष्क रेगिस्तान, जो कि क्या होता है, ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं। ठंडे रेगिस्तान यानी कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री से -30 डिग्री तक जाता है, राइट। जैसे कि भारत का लद्दाख है, पैटागोनिया रेगिस्तान जो कि अर्जेंटीना का एक अति शुष्क और ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान मरुस्थल जो है वो केवल बंजर भूमि नहीं होते हैं, बल्कि ये पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा है। रेगिस्तान जो होता है वो पारिस्थितिक तंत्र का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि ये जलवायु को क्या करता है,
है, संतुलित करता है, नियंत्रण रखता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा या बिल्कुल ही गर्म हो जाएगा कि जिसमें कि मानव जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र को, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपके ठंडे और गर्म रेगिस्तान होते हैं। तो एक बेहद अहम हिस्सा है और ये जलवायु को संतुलित रखने, खनिज संपदा प्रदान करने और अद्वितीय जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में और वन्य जीव। अब जो ये रेगिस्तान है, ये कई अद्वितीय पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर जानवरों का घर होता है जिन्होंने अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी में वातावरण को खुद को पूरी तरीके से ढाल लिया है। ठीक है, जो रेगिस्तान में गर्म है, जहाँ पर कि जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क है, गर्म है, वनस्पति कम है, लेकिन वहाँ पर तभी भी कोई जीव जंतु वहाँ पलते हैं, वहाँ की भी जैव विविधता है, वहाँ पर भी पेड़ पौधे उगते हैं वहीं के, जो कि वहीं के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन कर लेते हैं, यानी कि अनुकूल हो जाते हैं। जैसे कि ऊंट एक प्रसिद्ध रेगिस्तानी प्रजाति है जो कि पानी को संग्रहित करके रखते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण कम पानी संग्रहित करने वाले पौधे जैसे ज़ेरोफाइटिस पौधे होते हैं और कैक्टस होते हैं जो नमी को संरक्षित करने के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, वर्तमान में रेगिस्तान में जो है आज अब सोलर पावर का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है और विंड एनर्जी का। आपको पता ही है कि सोलर पावर और विंड एनर्जी से आजकल क्या करते हैं, बड़े बड़े जो उत्पादन केंद्र हैं वो चलते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आपको लिखना है घास के मैदान। घास के मैदान क्या होते हैं, वो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है जो भूभाग का लगभग 25% हिस्से को कवर करता है। घास के मैदान भारत में नहीं, पूरे विश्व में आपके घास के मैदान हैं, अलग अलग हैं। कौन से हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो जैव विविधता का उदाहरण है। घास के मैदान जलवायु परिवर्तनों को कम करने में मदद करते हैं। जैसे वनों की तरह घास के मैदान भी भारी मात्रा में कार्बन को वायुमंडल में क्या करते हैं, सोख कर रखते हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, सोख कर अपनी जड़ों और मिट्टी में संग्रहित करते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने में मदद करें। तो सोचो कि घास के मैदान कितने इम्पॉर्टेंट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। राइट, उसके बाद आ जाता है कि ये मैदान कई जंगली जीवों, पक्षियों, स्तनधारियों के लिए भी प्राकृतिक आवास होते हैं। डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, काफ़ी ऐसे जीव जंतु हैं जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इसमें से देशी मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, परागकणों के लिए आश्रय और भोजन उपलब्ध होता है जो कि कृषि और फसलों के लिए जरूरी है। ओके, और परागकरण के कारण पता है ना क्या होता है कि जिसके कारण आपका सीड फर्टिलाइज होता है। दुनिया भर के ग्रामीण और चारावाहों के समुदायों के लिए भी जीवन रेखा है। मैंने आपको बताया ना कि घास के मैदानों में क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार की मानव क्या कहते हैं, खानाबदोश निवास करते हैं। जो खानाबदोश जनजाति होती है वो इन घास के मैदानों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, घास के मैदानों पर अपने मवेशियों, भेड़ियों और बकरियों के लिए प्राकृतिक चारागाह प्रदान करते हैं। जो कि उनके जो जानवर होते हैं, जो उनके एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैलों के साथ चलते हैं। फिर क्या करते हैं, उनके बैल थक जाते हैं और फिर उन बैलों को उस घास के मैदानों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। आराम से वो चर लेते हैं, फिर उनको लेकर वापस आ जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इन घास के मैदानों में और जो जानवर भी जो लेते हैं वो ऐसे ही लेते हैं जो कि इन घास के मैदानों से अपना भोजन वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मानव जो ये क्या कहते हैं, समुदाय हैं जो कि क्या कहते हैं, बंजारा समुदाय हैं। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बंजारा समुदाय हैं, जिसमें कि आपका जो भारत के अंदर जो प्रमुख चारागाह है जो कि इन घास के मैदानों में रहते हैं। और कौन से घास के मैदानों में रहते हैं वो भी मैंने साथ में लिखा है। जैसे गुज्जर और बकरवाल जनजाति है, ये सारी बेटा क्या है, जनजातियां हैं। ठीक है, जिसको कि हम बंजारा समुदाय कहते हैं। राइट, जिनको हम बंजारा समुदाय कहते हैं, कि जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो घास के मैदान हैं वहाँ पर रहते हैं, गुज्जर और बकरवाल। गद्दी जो है, गद्दी ये भी जनजाति का नाम है, समुदाय का नाम है। ये ऊंचे पर्वतीय चारागाहों और घास के मैदानों में रहते हैं। मालधारी और भारवाड़ ये जो है ये गुजरात के बन्नी घास का मैदान है।
क्या है, बन्नी घास का मैदान जो गुजरात में है, मैदानों में कच्छ में रहते हैं। धनगर ये महाराष्ट्र और दक्कन के पठारों के जो घास के मैदान हैं वहाँ पर रहते हैं। टोडा ये नीलगिरी तमिलनाडु के घास के मैदानों के पास रहते हैं। ये तो है भारत के। और जो विश्व के हैं दैट इज़ मंगोल्स है, जो मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान में रहते हैं। मंगोल आप याद रखिएगा, ये ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, एक स्थान पर रहते थे, फिर दूसरे स्थान पर जाके क्या करते थे, आक्रमण करते थे, वहाँ पर कब्जा करते थे, वहाँ पर लूटपाट करके फिर चले जाते थे। तो ऐसे कहते हैं ना कि भारत में मंगोलियों का आक्रमण हुआ था, मुसलमान भी मंगोलियों से डरते थे, मुगलों का भी मंगोलियों से लड़ाई हुई थी। तो ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे मंगोल। तो ये भी खानाबदोश जनजाति है। ये सारी क्या है, ये सारी खानाबदोश जनजातियाँ हैं। ठीक है, ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, मालवाधारी, भारवाड़, धंधार, टोडा, ये सारी क्या है, ये खानाबदोश जनजाति हैं। उसमें मसाई ये भी पूर्वी अफ्रीका के सवाना के घास के मैदानों में रहते हैं। लाकोटा ये उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स के मैदानों में रहते हैं। और किर्गिज ये जो है मध्य एशिया के पहाड़ी घास के मैदानों में रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ साथ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, मैंने स्टार्ट किया है 15 चैप्टर से। ओके, अब जो है आपका टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ से। ये हमने पढ़ा है 7 चैप्टर पढ़ा दिया मैंने आपको, फिर उसके बाद आपका 8 था आपका घास के मैदान, सॉरी 8 है आपका ये, और ये जो है आपका 10 है आई थिंक। ठीक है, घास के मैदान मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके लिए पूरा पढ़ा है, पिछले साल मैंने इसका वीडियो लेक्चर बनाया था। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद जो मुझे आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी कोई भी नहीं है इसमें से, कभी भी किसी साल में आया नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं पारिस्थितिक तंत्र से। अब जो आपका सीधा आ जाता है दैट इज़ 15 चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, पूरे वीडियो लेक्चर को सुनिए। राइट, ये है भू उपयोग में परिवर्तन। राइट, क्या होता है इसमें कि जो मध्यकाल में क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक काल आया था, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो यहाँ आए थे, किस लिए आए थे, अंग्रेज किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। उनको भारत में क्या दिख रहा था, भारत की पारिस्थितिकी ऐसी थी, क्या दिख रहा था यहाँ पर, उपजाऊ भूमि, खेती, संसाधन, सोना, हीरे, और क्या था, कोयला। ठीक है, कोयला, पहाड़, वो पेड़ किसके, सागौन के, सालवान के, और आपके जो सागौन है, सालवान है, और चंदन की लकड़ी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पेड़ दिख रहे थे उनको, तो उन्होंने क्या किया कि अंधाधुंध पेड़ों को काटा, और जो भूमि है उससे क्या किया, कृषि करी, और कृषि से लोगों से, किसानों से वो किया, क्या उगाया, कपास, कच्चा माल, कपास उगाते थे। कपास को उगा के क्या करते थे, यूरोप में ले जाते थे, वहाँ से कपड़ा बना के फिर यहाँ लाते थे। फिर बाद में जो 20वीं शताब्दी आई, तो उसमें तो उन्होंने क्या करा कि कपास से क्या किया, यहीं कपड़ा बना के और यहीं बेचा, और यूरोप में बेचा। ठीक है, यूरोप के बाज़ारों में बेचा, चीन में बेचा। ठीक है, यहाँ पर लोगों से क्या कहा, ज़बरदस्ती अफीम उगाई। ठीक है, अफीम उगाई है ना, अफीम उगा के ज़बरदस्ती अफीम उगवाई, और फिर इस अफीम को चीन में बेचते थे, और चीन में बेच के जो कि आपका कौन सा आया था 1813 में, जो चीन में बेचते थे, 1813 में जो आपका चार्टेड एक्ट आया था, उसमें आप इसको जो है चीन के व्यापार के लिए एक अधिकार मिल गया था। चीन में अफीम बेचते थे और वहाँ से चाय लाते थे, और चाय को वो यूरोप में बेचते थे, है ना। और जिस अफीम को वो भारत में उगाते थे, फिर जाके जो वो ज़मीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, वहाँ पर दूसरी खेती नहीं होती थी। ठीक है, अब ये जो कपड़ा वो बाहर यहाँ से कपास ले गए और अपने यूरोप के मशीनों से कपड़ा बनाते थे, तो वो जो कपड़ा बनाया है उन्होंने, उसके लिए रंगाई के लिए जो नील है, नील जिसको कि इंडिगो कहा जाता है। ठीक है, इंडिगो उधर के देशों में नहीं उगता था, यूरोप में नहीं उगता था। वो क्या करते थे, यहाँ से नील ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती करवाते थे, और 3 कठिया प्रणाली क्या लेते थे, कर लेते थे कि अगर तुम नील की खेती नहीं करोगे तो अपनी फसल का 3 कठिया हिस्सा किसको दोगे, बिहार में चला था कि हिस्सा हमें दोगे, लगान पे दोगे, कर दोगे। और ये जो नील है इससे भारत में वो विदेशों ले जाते थे। और उसके बाद जब उन्होंने कृत्रिम रंग बना लिया, अपना जो है कृत्रिम रंग बना लिया, यानी कि जो
अपने आप ही जो मैन्युफैक्चर करके सिंथेटिक नील का कलर बना लिया। फिर उन्होंने कह दिया कि नील छोड़ दो, अब तुम लगान दो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, तो कर दो। अब जिस खेत में नील उग जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई दोबारा फसल नहीं उगती है, वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इस तरीके से जो भूमि है वो पूरे जंगल, और दूसरा है ये क्या करते थे, सोगान की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, ठीक है, ये जो लकड़ियाँ हैं इसका क्या करते थे, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अपने देश में ले जाते थे। क्यों ले जाते थे, क्योंकि रेल बना था, रेल के लिए, अपने जहाज़ों के लिए और अपने ज़रूरतों के लिए यहाँ से लकड़ी ले जा के अपने देश में निर्यात करते थे। अपने देश को उन्होंने महंगा कर दिया, बना दिया, और हमारे देश के जो पहाड़ थे, जंगल थे, वन थे, उन सबको खाली कर दिया। उससे क्या हुआ, ठीक है, और वहाँ पर जैसे खेत बनाना है, हमें उसको कर लेना है, तो यहाँ के जंगल साफ कर दिए, लकड़ी बेच दी और फिर यहाँ पर खेती करवा दी, और यहाँ से क्या किया, कपास उगाओ, राइट। तो इस तरीके जो उनकी नीति थी, जिसके कारण क्या हुआ, पूरा पारिस्थितिक तंत्र हमारा डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने कार्य किया, जिसके कारण कि किसानों को, आम जनता को और पर्यावरण जो पारिस्थितिक तंत्र था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, हार्श हो गया, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिसके कारण कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, राइट। तो वो प्रॉब्लम भी उन्होंने देख ली, उसका सोल्यूशन भी किया उन्होंने। क्या किया, अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आंसर थोड़ा शॉर्ट बनाया है, इसमें 2 क्वेश्चन आपके निकलते हैं भूराजस्व जो 15 चैप्टर में है। एक, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में कृषि के व्यावसायीकरण के किसानों पर बड़े प्रभाव। अब उन्होंने क्या कर दिया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले जो आपका 19वीं शताब्दी थी, उसमें क्या करते थे वो, उस समय तो रानी का जो राज आया था 1853, वो तो बाद में आया था। उससे पहले वो क्या करते थे, पूरे जंगल साफ कर दिए, सारी जो ज़मीनें हैं उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, राइट। पूरे जंगल की लकड़ी को बेच दिया, लोगों को वहाँ पर आने नहीं दिया, ठीक है। तो क्या क्या उन्होंने किया वो सब आपको इस आंसर में लिखना है। कृषि के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इतना ज़्यादा लगान ले लिया, कौन कौन सी भू व्यवस्था यानी कि जो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया है, ठीक है। और एक वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, एक उन्होंने जब उन्होंने देखा कि लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, ठीक है, इतने जंगल हमने साफ कर दिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, जंगलों पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसको कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक वानिकी नीति बोला जाता है, ठीक है। भारत में भू उपयोग पर औपनिवेशिक वानिकी का क्या प्रभाव पड़ा। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है लगभग सेम होगा, ठीक है। पहले आपको कृषि का बताना है, कृषि में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो कृषि में क्या हुआ था कि इन्होंने जब आपका चार्टर्ड एक्ट से पहले क्या हुआ था कि बंगाल को गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल जो है पूरे बंगाल पे उसका राज चलता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो लगाया गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त या फिर ईस्तमरारी बंदोबस्त इसको कहते हैं, ये एक तरह का रेवेन्यू है, राइट, एक तरह का ये क्या है, कर है। कैसे वो कर वसूलते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1786 से 1793 तक यहाँ पर आया था। इसमें क्या होता था कि ज़मीनें उन्होंने क्या कर दी थी, जागीरदारों को और ज़मींदारों को सौंप दी थी, और उनसे कहा था कि तुम किसानों से मजदूरी करवा के उनसे टैक्स लो और हमें दो। तो वो किसानों से कर लेते थे और 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग खुद रखते थे, और जिसमें थोड़ा बहुत बचता होगा तो थोड़ा सा क्या देते होंगे वो किसानों को, राइट। तो ये था बंगाल, पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि इतना बड़ा बंगाल था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। उसके बाद 1792 से 1820 पे जब आप चार्टर्ड एक्ट भी आ गया था 1813 में, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है कि कंपनी जो है डायरेक्ट किसानों से कर वसूलती थी आधा। तो सोचो कितना अत्याचार करते थे कि इतने बड़े उसमें हमारा देश और हमारी ज़मीन किसान, और कर लेते थे अंग्रेज, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है कि डायरेक्ट किसानों से कर लेना, ये कर्नल रीड ने और थॉमस मुनरो ने चलाई थी, ठीक है। और ये मद्रास, बॉम्बे और असम में करा था इन्होंने। महालवाड़ी बंदोबस्त जो कि 1882 में था, जिसमें हॉल्ट, मैकेंजी और विलियम बेंटिक ने इसमें किया था। विलियम बेंटिक जो चार्टर्ड एक्ट के बाद जो गवर्नर बने थे, ठीक है, पूरा गवर्नर जनरल बन गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि गांवों का समूह बना दिए थे, और समूहों को एक सरदार था जहां से कि वो कर वसूलते थे, राइट। तो ये थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि भू व्यवस्था जिसे हम कह रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है भू लैंड
भू उपयोग, तो इस तरीके से उन्होंने भूमि को उपयोग किया। अब यहाँ पर इतने सारे कर लगा दिए, तो सोचो कितना उन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार किया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते थे, वहाँ पर कपास उगाते थे, कपास उगा के और वो यूरोप में बेचते थे, जिससे कि पूरा ये कह रहे हैं ना कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में कृषि व्यावसायिकरण के किसानों पर पड़े प्रभाव। तो इनसे जो कर वसूलते थे, पैसा तो लेते ही थे, उसके साथ जो ये कच्चा माल बनाते थे उसको यूरोप में बेचते थे, यूरोप में जाकर व्यापार करते थे, अपने देश का औद्योगिकरण किया और हमारे देश का विऔद्योगिकरण उन्होंने कर दिया। यहाँ से धन लूट लूट के लेकर गए, यहाँ से कपास, लकड़ियाँ, ठीक है, सागौन, देवदार, है ना, इतने महंगे महंगे जो पेड़ थे वो सारी लकड़ियाँ इन्होंने जंगल साफ कर दिए। अब इन्होंने जब जंगल साफ कर दिए तो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने देखा कि जंगल तो खत्म होते जा रहे हैं, और ये जो आदिवासी बस्तियां बसी हैं, जो जंगल के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो सारे जंगलों में से अपना जो उनका जो रोजी रोटी है वो सब काम करते थे, ईंधन के लिए लेते थे, वहाँ पर जो फल सब्जियां हैं वो रहते थे, जंगल के ऊपर निर्भर रहते थे वो लोग। ठीक है, अपना थोड़ी लकड़ी बेच कर, थोड़ा ईंधन लेकर और वहाँ से वनस्पति लेकर अपना जीवन यापन करते थे। कई आदिवासी, कितने हजारों आदिवासी रहते हैं जंगलों में, ठीक है, पहाड़ों में, और ग्रामीण लोग रहते हैं। तो इन्होंने कर दिया, एक ले आए वानिकी नीति। ठीक है, वानिकी नीति हिंदी में है और इंग्लिश में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। उसके अंदर क्या कर दिया कि वनों को रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो वानिकी नीति के अंतर्गत भारतीय वन की स्थापना 1878 के भारतीय वन अधिनियम ने वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वनों में विभाजित कर दिया। राइट, अब कहेंगे कि इन्होंने तो पूरा जंगलों को सेव कर दिया। जंगलों को सेव नहीं किया है, उन्होंने भारतीयों को रोक दिया आने से कि भाई तुम अब इस जंगल में तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम ही इस जंगल को ले जाएंगे। और पॉलिसी क्या चलाई कि जिन जंगलों को काटा वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रजातियों वाले जंगल का वृक्षारोपण किया, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट वो होते थे जो सबसे बेहतरीन और कीमती वन होते थे और जो सीधे तौर पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण में होते थे। अब हमें क्या पता चल रहा है कि सरकार क्या कर रही है वहाँ पर जाके, क्योंकि किसी को तो जाने नहीं देते थे अंग्रेज वहाँ पर। तो आम जनता या ग्रामीण, ये आया था 1878 में, सोचो कितना पुराना है। और ग्रामीण का इन जंगलों में प्रवेश और लकड़ी काटना पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। ठीक है, और संरक्षित वन, ये वे वन थे, रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि जिनमें सरकारी नियंत्रण तो था लेकिन स्थानीय लोगों का कुछ हद तक पारंपरिक यानी कि जो प्रिविलेज थी वो दी गई थी। ठीक है, और ग्रामीण इन जंगलों से घर बनाने के लिए ईंधन लकड़ी निकाल सकते थे, लेकिन सरकार इसे कभी भी प्रतिबंधित करती थी। कागजों में तो इन्होंने प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट दिखाया था, लेकिन क्या जाने भी देते थे कि नहीं, परमिशन लेके जाने देते थे। परमिशन भी देते थे, किनको देते थे, अपने जो अमीर सामंत जागीरदार होते थे उनको परमिशन देते थे। बेचारे जो ग्रामीण और आदिवासी है उनको तो देते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय क्या दिख रहा है कि जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने अपना कानून बनाया था। अब क्वीन विक्टोरिया ने यहाँ पर 1858 में तो कर दिया था अपना शासन लागू और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया था, लेकिन जो कहते हैं औद्योगिक होता है, जो व्यापार होता है, उसका पूरा जो हक होता है, हस्तांतरण पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट जो होते हैं ये सबसे कम प्रतिबंधित वाले वन क्षेत्र होते हैं और इसमें ग्रामीण समुदायों को सौंप दिए जाते थे और गांव वाले वन विभाग की देखरेख में अपने ईंधन, चारागाह और जरूरतों की लकड़ियों का प्रबंध करते थे। कागजों में कहने को है, लेकिन आने देते थे या नहीं, तभी अगर आने देते तो जो बाद में संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ है, जंगलों में आदिवासियों को उन्होंने पलायन कर दिया, आगे हम पढ़ेंगे, मैंने अभी लिखा है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। तो ये वानिकी नीति है जो आज भी फॉलो कर रहे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, जो आज भी है इस वानिकी नीति को। ठीक है, इसमें 78 है, तो फिर उसके बाद 1927 में भी इसका जो है रिफॉर्म किया गया था इसी वन नीतियों को। ठीक है, इसे ही आगे चलाया गया था भारत में भी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 15 चैप्टर में इतना ही है, राइट, 15 चैप्टर में। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चैप्टर 16। जो समझाने वाली चीज़ है ये है कि वनों की कटाई और पुनरारोपण और वनीकरण, यानी कि डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन। कहने को तो ये
वन रोपण था, रिफॉरेस्टेशन था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हकीकत क्या थी, वो हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने चैप्टर यहाँ जगह खाली छोड़ी है, क्योंकि पूर्व औपनिवेशिक भारत में जंगलों की कटाई ये कैसी होती थी। पूर्व औपनिवेशिक भारत में यानी कि जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे तो मुगल थे, उससे पहले जो मराठा थे, राजपूत थे, जितने भी विजयनगर साम्राज्य, जितने भी पूरे भारत में थे, तो जो भारत में वहाँ लोग रहते थे, मुगल भी रहे हैं, तो उन्होंने तो क्या किया है, ज़मीन से अच्छा अनाज उगे और वो उसको क्या करते थे, सिर्फ निर्वाह खेती करते थे। निर्वाह खेती होती है कि जो अपने लिए ही होती थी। ऐसा नहीं है कि वो जंगलों को साफ कर रहे थे, उसका एक्सपोर्ट कर रहे थे, लकड़ी का, कपास को एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो सिर्फ मसाले देते थे, जो कि पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो फिर पूरा ही कब्जा कर लिया। ठीक है, उससे पहले क्या करते थे, ये सिर्फ निर्वाह खेती करते थे, जो कि अपने लिए होती थी। मुगल आए थे, सल्तनत काल आई थी, तो वो यहाँ से व्यापार करने के लिए नहीं आई थी, वो तो यहाँ बसने के लिए आई थी। ठीक है, वो तो यहाँ पर राज करने के लिए आई थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कई जो कहते हैं कि उसका शहरीकरण किया था उन्होंने। आगे हम 110 में पढ़ेंगे कि जो मुग़ल आए थे और सल्तनत का आए थे, उन्होंने तो शहरीकरण किया, दिल्ली का, अपना दिल्ली का, आगरा का, और इसका जहाँ जहाँ पर उनके क्या थी, राजधानियाँ थी। ठीक है, आगरा का, फतेहपुर सीकरी का, तो यहाँ पर उन्होंने नहरें बनाई, सिंचाई बनाई। ठीक है, क्योंकि वो उनको वहाँ रहना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि जंगलों को साफ करके नुकसान पहुँचा के इसका एक्सपोर्ट कर दिया विदेशों में, ऐसा तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपको, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पूर्व औपनिवेशिक काल में भारतों में जंगलों की कटाई का क्या था, तो वो उसमें आपको ये सब लिखना है। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि औपनिवेशिक भारत में वृक्षारोपण और अर्थव्यवस्था ने पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कैसे किया। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, ये आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपका जून 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ये रहा, डिड द प्लांटेशन इकोनॉमी इन द कॉलोनिकल इम्पैक्ट द इकोलॉजिकल सिस्टम, राइट, हिंदी में पढ़ेंगे। ओके, क्या उपनिवेशों में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था ने पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया? हाँ, प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा वनों की कटाई कर दी थी, जंगलों को ख़त्म कर दिया था, कि जिसके कारण कि इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा था। अब तुम कहोगे इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहा था? इकोलॉजिकल सिस्टम ऐसे डिस्टर्ब हो रहा था कि जब पहाड़ों से जितना भी जंगल है वहाँ से पेड़ काट देंगे तो वहाँ का क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, वहाँ की फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, बारिश जो होती है बेमौसम बारिश हो जाती थी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब होने लग गया, तो उन्होंने अपने लिए क्या किया, वैज्ञानिक वानिकी की नीति अपनाई। अभी जो मैंने बताया, जो उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र किया, वैज्ञानिक वानिकी नीति अपनाई, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसमें कि वनों को किसमें भाग दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में, इसमें डिवाइड कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि औपनिवेशिक शासनकाल में इसको आप अपनी तरफ से बेटा लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, जितना हो सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपके माइंड में एक तरह की कहानी से आप बना लीजिए कि किस तरह का क्या होता था, क्योंकि आंसर देते समय जब आपके माइंड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जो जो सोच आपके माइंड में डेवलप होगी उस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा, बड़ा चढ़ा के अच्छे से। ठीक है, औपनिवेशिक शासन ने ब्रिटिश साम्राज्य में के आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित वनों की कटाई की, यानी कि औपनिवेशिक काल में उन्होंने अपनी जो उनकी पूर्ति है उसके लिए उन्होंने वनों की कटाई की। अब उनको क्या, किस लिए लकड़ी चाहिए थी, रेलवे निर्माण के लिए, रेल बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए उनको वनों की कटाई करी थी। नौसेना के युद्धपोतों के लिए, ठीक है, नौसेना के जो जहाज होते हैं उनके लिए, उसके लिए उन्होंने क्या करते थे, सागौन, साल की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, इन पर निर्भर थे, और वो यहाँ से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे भारी मात्रा में। तो भारत में औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश वानिकी नीतियों के कारण भू उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब उन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम यहाँ से लकड़ियाँ ले जा रहे हैं और तुम जो है इन लकड़ियों से तुम यूज़ मत करो, भारतीयों को निकाल दी, मतलब एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया। तो इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि राजस्व को मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व को अधिकतम करना और उद्योगियों और रेलवे के लिए लकड़ी का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब उनको क्या चाहिए था कि जंगल में लकड़ी खत्म ना हो, आती रहे। तो
तो इन्होंने इनको तो मना कर दिया। उसके बाद वृक्षारोपण क्या किया आगे हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रखना। वे मुख्य रूप से लकड़ी की निरंतर आपूर्ति यानी कि कॉन्टिन्यूअस, उनको चाहते थे कि कॉन्टिन्यूअसली हमको लकड़ी यहाँ जंगल से मिलती रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान वन रोपण, वन पुनर्रोपण के प्रयास मुख्य रूप से पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच ब्रिटिश की बजाय, मतलब जो उनको पर्यावरण संबंधी कोई चिंता नहीं थी, उसकी बजाय ब्रिटिश प्रशासन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड था, वो सोच रहा था कि बस आर्थिक और रणनीतिक हितों से प्रेरित था। वो चाहता था कि बस पैसा कमाए। वो उनको यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र खराब हो रहा है तो जब तक लूट रहे हैं तो तब तक लूट ले, ठीक है ना। और इंसान पिस रहा है, आदिवासी भाग रहे हैं, आदिवासी भूखे मर रहे हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था। अंग्रेजों ने रेलवे निर्माण, जहाज निर्माण और कृषि विस्तार के लिए अत्यधिक वनों की कटाई के कारण वनों की कमी को पहचाना। अब जब वनों काट दिए तो अब तो उनको पता चलेगा कि भाई अब तो लकड़ी कम पड़ रही है, तो उन्होंने परिणाम स्वरूप वनों को बचाने के लिए व्यवस्थित वानिकी प्रथाओं को शुरुआत की। और मुख्य रूप से पारिस्थितिक संरक्षण की बजाय वो ऐसा नहीं है कि वो वनों को बचा रहे थे, कि वहाँ के जीव जंतुओं को बचा रहे थे, नहीं, वो अपनी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनको कंटिन्यूअसली वहाँ से लकड़ी मिलती रहे। इस चीज़ के लिए वो वनों के ऊपर उन्होंने वैज्ञानिक वानिकी की नीति अपनाई। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लेते हैं, जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, इसलिए उन्होंने जो है वानिकी की नीति अपनाई ताकि वो यहाँ से अपनी निरंतर लकड़ी की आपूर्ति करते रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक वनों की जो कटाई की उसमें एकल कृषि वनीकरण कर दिया। उन्होंने क्या किया कि अब जब जंगल साफ कर दिए थे, उन्होंने क्या किया, पूरे जंगलों को खाली कर दिया। अब जंगल काट दिए तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे कहा कि भाई दूसरे पेड़ लगा दो जो जल्दी बढ़ जाए। तो उन्होंने अपनी विदेशी प्रजातियों को, यानी कि एकल कृषि, अब जंगल है पूरा, जो आपका वन है उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह की वैरायटी होती है, अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग जीव जंतु पड़ते हैं, जैव विविधता होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक ही तरह के पेड़ लगा दिए। ठीक है, उससे क्या हुआ कि मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो गई। इस प्रणाली के तहत विभिन्न प्रकार के पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों को काट दिया, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पेड़ थे। तो लकड़ी के भंडारों को फिर से भरने के लिए उन्होंने उसके स्थान पर एक ही किस्म की, यानी कि एक ही किस्म की पेड़ लगा दिए। जो वास्तविक महत्व वाले पेड़ों को सीधा कतारों में उगाया, जैसे कि बगान में, और उन्होंने उनको सीधी लाइनों में ऐसे करके पेड़ लगा दिए। तो प्राकृतिक वन, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां थी, विविध जीव जंतु रहते थे, उनकी जगह एकल कृषि वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन कर दिया। एक कृषि यानी कि एक ही तरह के पेड़ लगा दिए थे, ने ले ली थी, जिससे कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई। और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें कीटों को, बीमारियों को और प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। तो क्या हुआ, कीड़े और गए, बीमारियां हो गई, अलग इस तरीके की कृषि लगा दी, विदेशी पौधे लगा दिए। उन्होंने क्या किया, विदेशी प्रजातियां लगा दी। उन्होंने तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति जैसे यूकेलिप्टस, बबूल और चीड़ जैसे तेजी से बढ़ने वाले विदेशी प्रजातियां लगाई। अब विदेशी प्रजातियां लगा दी जो कि पहले इतने अच्छे सागौन, देवदार और ये कौन से पेड़ थे, साल, इतनी सुंदर सुंदर जो चंदन, लाल चंदन की लकड़ियाँ होती, इन सब की जगह उन्होंने यूकेलिप्टस, बबूल और चीड़ वाले पौधे लगा दिए। तो जिसके कारण प्रजातियां तेजी से बढ़ी और लकड़ी की निरंतर आपूर्ति प्रदान की। उनको तो लकड़ी मिल रही थी, ठीक है, किसके लिए, जहाज बनाने के लिए और रेलवे लाइन बनाने के लिए। तो लेकिन वे अक्सर स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की इनके लिए उपयुक्त नहीं थे। लेकिन जो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो चीज़ थोड़ी ना फायदेमंद थी। उदाहरण के लिए यूकेलिप्टस ने बड़ी मात्रा में क्या कर दिया, यूकेलिप्टस के पौधे ने सारा भूजल सोख लिया, जिसके कारण कि ज़मीन के अंदर नमी की कमी हो गई और जो आसपास के कृषि वाले क्षेत्र थे उनको उसने प्रभावित किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने लकड़ी की निकासी को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी घाट के जो नीलगिरी, हिमालय की तलहटी जैसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में वन रोपण प्रयास का ध्यान केंद्रित किया। अब उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी हिमालय थे, नीलगिरी पर्वत थे, जहाँ जहाँ पर उनको दिख रहा था वहाँ पर वन रोपण कर दिया। ठीक है, वनों को दोबारा
बनाना, इस तरीके का प्रोसेस उन्होंने किया, जो कि लकड़ी के लिए लकड़ी देने वाले पेड़ों से बदल दिया गया। जो कि प्राकृतिक वन थे उनको उन्होंने अपने लिए लकड़ी देने वाले वनों में बदल दिया। तो पारंपरिक जल संरक्षण प्रथाओं पर असर पड़ा और स्थानीय वाटर साइकिल भी बाधित हो गया। ठीक है, जो वाटर साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का वन रोपण और पुनरारोपण, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन कार्य सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। ठीक है, इसके लिए किया अपने उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि लकड़ी मिलती रहे, ना कि पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने के लिए किया। ठीक है, जो भी नीति अपनाई अपने फायदे के लिए अपनाई। तो उनको भारत की परेशानियों से कोई मतलब नहीं था, तो वो सिर्फ भारत के संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमाने के लिए अधिनियमों को ला रहे थे, जो भी अधिनियम, जो एक्ट लगा रहे थे, है ना। तो इसलिए 1878 में जो वन अधिनियम जैसी नीतियों ने ग्रामीण आदिवासियों को वन में प्रवेश से बाधित कर दिया था, और जिसके कारण कि बिरसा मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसी थी। इस तरीके का आंसर तो आएगा ही आएगा, तो आप अपनी तरफ से बना के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर 15। उसके बाद आपका था ये चैप्टर 16 जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, राइट। तो ये आपको चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद जो आपका आ जाता है दैट इज़, इसमें तो मुझे सारा वही है, पूंजीवाद, पैसे कमाने के लिए किया। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आपका चैप्टर 17 है। ठीक है, प्राकृतिक पूंजी और साम्राज्यवाद। तो इसमें भी आपको सारी जो डिटेल मैंने अभी समझाई है वही है। 12वीं 13वीं शताब्दी से जैसे इस मुगल काल आया, सल्तनत का आया, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि यहाँ से फ़ायदा उठाया, उन्होंने तो यहाँ का नगरीकरण किया था। तो इस तरीके का तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन उसके बाद जब ये पूर्व औपनिवेशिक काल से पहले तो वनों को क्या किया जाता, संरक्षित किया जाता था, उनसे निर्वाह खेती की जाती थी। ठीक है, उसके बाद जब औपनिवेशिक काल आया था तो क्या हुआ था, यूरोपीय अर्थव्यवस्था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जंगलों की कटाई हुई, व्यवसायीकरण हुआ, अपने देश में औद्योगिकरण कर दिया और भारत में भी औद्योगिकरण कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी सारी होड़ मच रही थी तो उन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी तक तो आया नहीं है खैर 2-3 साल से, लेकिन मुझे लगता है कि मे भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में आपको इसका पता होना चाहिए। जैविक युद्ध क्या होता है। ठीक है, जैविक युद्ध क्या होता है कि क्या होता था कि इस तरीके के जब आपस में जो उस समय क्या करते थे कि ज़मीन हड़पते थे, युद्ध करते थे, ज़मीन हड़पते थे और वहाँ पर अपना औपनिवेशिकरण कर देते थे और उसको हथिया लेते थे। तो वो क्या करते थे कि अब लड़ाई हथियारों की जगह वो क्या करते थे, वहाँ की सेना पे कोई बीमारी छोड़ देती थी, राइट। उसको जैविक कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इस तरीके का छोड़ देते जिससे कि सारी सेना बीमार हो जाती थी और पूरा देश के लोगों पर फैल जाती थी, जिससे कि वो उस देश पर कब्जा पा लेते थे, अपना युद्ध जीत लेते थे। इसको जैविक युद्ध कहा जाता है, जो आई थिंक आज भी हुआ है, अभी भी हुआ है 3-4 साल पहले, जिसको कोविड कहा गया है। ठीक है, इस जैव युद्ध में क्या होता था कि सैनिकों पर और उनके जो नगर से जो एरिया होता था उसके बाहर कोई प्लेग के या फिर जो चेचक होता उसके बीमारी छोड़ देते थे, उसको क्या करते थे जिसके कारण पूरी सेना कमज़ोर पड़ जाती थी और वो उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेते थे। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, आपको दिखा देती हूँ। जैविक युद्ध का तात्पर्य है कि बैक्टीरिया, प्रयास या कवक होता है जो जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे बीमारियां फैलती थी, लोग, जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। पारंपरिक हथियारों के विपरीत जैविक एजेंटे अदृश्य खतरे थे जो कि चुपचाप फैल सकते हैं और ना कि केवल सैनिकों को बल्कि उस देश के नागरिकों को भी प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ है जैविक युद्ध के प्रभाव से विनाशकारी होते हैं, वो गोलियों से भी ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ जाते हैं पूरे लोगों को, सैनिकों को तो छोड़ो, सारे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बीमारी फैल जाती है। तो देखो 14वीं
कहते हैं प्राचीन काल से ही सेनाएं दुश्मनों को कमजोर करने के लिए कुआं या पानी पर क्या करते थे, वहाँ का जो पीने का पानी होता था उसमें कोई बीमारी फैलाने वाला कवक डाल देते थे जानबूझकर। ठीक है, ऐसी क्या हुआ था, पहला है आपका ये 14वीं शताब्दी में के दौरान मंगोलों ने कैफा यानी कि जो आज यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन शहर की घेराबंदी करते हुए कथित तौर पर शहर की दीवारों पर प्लेग के संक्रमित लाशें फैल दी। यानी कि जो प्लेग हुए होते हैं, जो प्लेग से मर जाते हैं, ठीक है, वो वाली लाशें उनके दीवारों पर फेंक दी। ठीक है, ये तो था जिसके कारण पूरे यूरोप में ब्लैक डेथ के प्रसार का योगदान हुआ। ठीक है, औपनिवेशिक काल में सबसे कुख्यात मामला जो है वो तब हुआ जब ब्रिटिश सेना के मूल अमेरिकन जनजातियों पर, दूसरा है ये अमेरिकन जनजातियों को चेचक से संक्रमित कंबल जो है वितरित करने का आरोप लगाया गया। पूरी अमेरिका की जो सेना है उसको चेचक से संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड कंबल जो है उनको दे दिए, जिससे घातक प्रकोप हुआ और स्वदेशी आबादी तबाह हो गई, जिनमें बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। अब इससे ठीक भी नहीं हो सकते थे वो। ठीक है, उसके बाद एक और हुआ, इसका थर्ड उदाहरण है कि 20वीं शताब्दी में जैविक युद्ध को ज़्यादा जटिल और खतरनाक हो गया। खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, जापान के यूनिट 731 में युद्ध बंदियों पर भयानक प्रयोग किए गए। उसमें क्या किया गया कि उसमें प्लेग और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने जैविक हथियारों का, ठीक है, इस तरीके के भंडार विकसित किए, जिससे उनके संभावित उपयोग पर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई। अब क्या हो गया कि जैविक युद्ध जो है वो सबको पता चल गया कि अब लोग क्या करने लग गए हैं, कोई बीमारी फैला देते हैं उस देश पर, जिससे कि वो पूरी जो है वहाँ की सेना लोग सब जाके संक्रमित हो जाएं। जैविक हथियार सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, जब देश आज़ाद भी हो गया था, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था कि भाई जैविक युद्धों को अंशिकाएं बनी हुई हैं तो उसको खास तौर पे प्रौद्योगिकीकरण पे इसको कम किया जाए। इसको जो कि जैविक युद्ध का सबसे बड़ा खतरा इसकी अनियंत्रणता है। क्या होता है कि जैविक युद्ध एक बार फैल जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अपने आप को क्या करते रहते हैं, वो मैनिपुलेट करते रहते हैं और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस आया था, वो 1 को होता था, 2 को होता था, 4 को होता करके पूरे विश्व में फैल गया है और सबकी विश्व की जो इकोनॉमी है उसको कितना डिस्टर्ब किया है। तो किसी देश को हराना होता है, इकोनॉमी को हराना होता है, तो इस तरीके के जैविक युद्ध का, इस तरीके के बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जो कि अभी भी हुआ। आप इस क्वेश्चन के अंदर कोविड का भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उस समय तो जब ये बुक बनी थी तब तो था नहीं कोविड, तो इसलिए आप इसको देंगे तो आपके और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपका ये वाला जैविक युद्ध आ जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है जैविक युद्ध का, उसके बाद क्या है कि इसमें इनको नियंत्रित करने के लिए सबको देशों को पाबंदियां लगाई गई। तो इन जोखिमों को देखते हुए इस जैविक युद्ध के उपयोग की व्यापक रूप से अमानवीय और अनैतिक रूप से निंदा की जाती थी। ठीक है, लोगों को मतलब इस तरीके से जो है देशों पे पाबंदी लगा दी कि आप ये नहीं कर सकते, बट होता है। ठीक है, तो इन जोखिमों को देखते हुए जैविक युद्ध के उपयोग पे व्यापक रूप से अनियमित और अनैतिक रूप से निंदा की जाती थी और आधुनिक प्रयास से जैव आतंकवाद को रोकने और वैश्विक स्तर पर इसको जो है वो कर दिया गया कि प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इस विज्ञान और चिकित्सा आगे बढ़ रही थी, घातक रोगजनकों के हथियार बनने का डर एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था, जो इस तरह तबाही को रोकने के लिए सख्त नियमों और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को उजागर करता है। तो ग्लोबलिकली इसको बैन किया गया था, लेकिन आज भी हुआ है, इस बार भी हुआ है कोविड के कारण। ठीक है, ये बायोलॉजिकल वारफेयर है, इसको हम बायोलॉजिकल वारफेयर कहा जाता है, जो कि बायोलॉजिकली युद्ध किया जाता है, जिसमें कि पूरी की पूरी सेना और लोग नागरिकों को इससे क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ताकि वो युद्ध ना कर सके, उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये था जैविक युद्ध। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है इसमें जो आ जाता है आपका, दैट इज आपका आ जाता है वन संरक्षण। वन संरक्षण में आपको पूरा का पूरा वही लिखना है कि वनों को बचाने के लिए वानिकी नीति अपनाई गई थी। ठीक है, इनको वानिकी नीति उस समय तो बना था, लेकिन जब भारत आज़ाद भी हो गया था
तो पहले तो इसमें लिखना है वन रक्षण औपनिवेशिक दृष्टिकोण से उन्होंने क्या किया, पूरे जंगलों को खत्म कर दिया, वानिकी नीति लाए, तो वही सारा इसी चैप्टर पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद जब देश आज़ाद भी हो गया उसके बाद भी इस वानिकी नीति को अपनाया गया था, ठीक है, क्योंकि वन संरक्षण आंदोलन 1917 के दशक में अब क्या हुआ कि अब वनों को जो भारत में आज़ाद होने के बाद भी वनों को जो इतना ज़्यादा काटा गया है, ठीक है, संरक्षण के बाद भी वनों को काटा जा रहा था। जब देश आज़ाद हो गया था तब भी वन कट रहे थे, ठीक है। उसके लिए कई जो है आंदोलन भी किए थे, चिपको आंदोलन, वनों को, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1900 ये कब का है, 1990 और 1920 का है, चिपको आंदोलन कराया गया था, ठीक है। और जिससे कि कई हेक्टर जो परियोजनाएं निकल रही थी तो उससे भी वनों को काटा जाता था। तो वन संरक्षण अधिनियम में कुछ सुधार किए गए थे, जैसे कि 1917 के दशक में चिपको आंदोलन, जो कुमाऊं कंपनी, कुमाऊं का एक गांव था उत्तराखंड का, जिसमें कि निजी कंपनियों ने लकड़ी काटने के अधिकार के खिलाफ एक उल्लेखनीय विरोध किया था, क्योंकि जो पूंजीपति लोग थे वो क्या करते थे, अपने फायदे के लिए इनको काटते थे। तो रामचंद्र गुहा इस स्थानीय विरोध का औपनिवेशिक विरासत से जोड़ते हुए, तो औपनिवेशिक से पहले, औपनिवेशिक और उसके बाद भी वनों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भी भारत में सरकार ने कदम उठाए हैं। क्योंकि जिसमें इसमें लिखा है कि अवैध कटाई अधिकारी हमले 1921, देश से पहले भी अवैध कटाई होती थी और आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अवैध कटाई होती थी, इसलिए वन संरक्षण को करना अनिवार्य है, वन संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक नीति, जो वैज्ञानिक वानिकी की जो नीति है वो आज भी अपनाई जाती है। आज भी हमारे देश में जो जंगल हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड ग्राम विलेज में डिवाइडेड हैं। इस चैप्टर में आपका यही है, सेम वही चीज़ है, ओके। उसके बाद मुझे इसमें जो है इतना, इसमें से कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ सिंचाई और कैनाल कॉलोनियाँ। ये 24 चैप्टर है जो कि मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेरी प्ले लिस्ट में है, उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने बताया है, राइट। तो मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि और चैप्टर है। तो जब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ओके, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, जब आप ये मेरा चैनल खोलेंगे, ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर सारी वीडियो है, आप यहाँ जाइए, ये प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। ये आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसमें 110 की है, 111 की है, MHI 108 है। MHI 108 की आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपका, मैंने चैप्टर वाइज लगाई है 108 की प्लेलिस्ट, राइट। चैप्टर 1 है, इसमें चैप्टर 2 एंड 3 है ना, इसमें चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 के भी 2 हैं, और बाकी जो प्रीवियस ईयर में मैंने पार्ट 1, 3, 4 किया था, इसके साथ ही आगे आपको जो है चैप्टर में आपके लिए वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। आप यहाँ से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जिसमें 24 चैप्टर से लेकर पूरी बुक मैंने एक्सप्लेन की है, राइट। उसमें क्या है कि आपका मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, आप आगे देखेंगे, इसी में आगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी इन वीडियोस का, जिसमें कि कैनाल कॉलोनी चैप्टर वाइज डालूंगी ताकि आपको ईजी लगे। कैनाल कॉलोनी में क्या होता है कि जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जब देखा कि उनको अपना कर वसूलना था, बहुत ज़्यादा खेती की ज़रूरत थी, कपास की ज़रूरत थी, नील उगाना था, उनको अफीम उगाना था और किसान से कर वसूलना था, पैसा वसूलना था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल कंगले हो गए थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उन्होंने सारी भरपाई कहाँ से की, भारत से की। तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब ऐसा क्षेत्र था जहाँ की उन्होंने कई ज़मीनें बंजर पड़ी थी, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, सिंचाई करी। जो झेलम नदी है, चिन्नाब नदी है, पंजाब के क्षेत्र में क्या किया, कई नहरों से सिंचाई करी, ठीक है। और सिंचाई करने के बाद उन नहरों से उन वहाँ पर खेती के लिए, उन जो सिंचाई करने के लिए जो मजदूर चाहिए थे, तो वहाँ पर क्या किया, किसानों को पलायन करवाया। जहाँ जहाँ पर दूर दूर तक पंजाब के लोग थे या पंजाब के देश से बाहर के लोग थे, उनको वहाँ पर बसाया, दूसरे देशों के पंजाब में, और पंजाब में लोगों को बसा के उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई, जिसको कहते हैं कैनाल कॉलोनियाँ, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अपने वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास अपने आप ही ये वाली वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में आ जाएगी प्लेलिस्ट में, जिसमें कि कैनाल कॉलोनियाँ उन्होंने बनाई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़
आपका है आई थिंक ये वाला है दिल्ली शहर। ये भी मैंने उसमें चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये है आपका, क्योंकि पिछले बार मैंने ये पिछले साल पढ़ाया था काफ़ी अच्छे से, तो ये भी सीक्वेंस में आपके प्लेलिस्ट में आ जाएगा। दिल्ली शहर क्या था, मैंने आपको बताया ना कि मुगल काल में क्या हुआ था कि उन्होंने दिल्ली शहर में सिंचाई योजना चलाई, गंगा यमुना नदी के दुआब में वहाँ पर अपने शहर बसाए, बस्तियाँ बसाई, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर रहने के लिए आए थे। तो जो सल्तनत काल था, ठीक है, और उसके बाद जो मुगल काल आया था वो लोग तो वहाँ रहने के लिए आए थे। तुगलकाबाद, जहाँपना, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग वहाँ पर आए थे तो वहाँ पर की मिट्टी उपजाऊ थी, वहाँ पर बस्तियाँ बसाई, उन्होंने कब्जा किया, लेकिन उनका क्या किया, पुनरुत्थान किया, वहाँ पर डेवलपमेंट किया उन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया। जो दिल्ली है वो त्रिभुजाकार थी, दिल्ली में क्या क्या थी, भौगोलिक स्थिति थी, पहाड़ थे, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आता है कलकत्ता और बृहन दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपका कलकत्ता आ गया। ये मैंने अपने आप देखेंगे कि वीडियो लेक्चर में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सीक्वेंस में डाल दूंगी। कलकत्ता जो है उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे ब्रिटिश वालों ने कलकत्ता के अंदर, क्योंकि कलकत्ता में बहुत बुरी हालत थी, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कलकत्ता आपका क्वेश्चन में आ चुका है जून में, तो मेरे को लगता है कि इस बार बृहन मुंबई आपका आएगा। तो बृहन मुंबई का जो मैंने वीडियो लेक्चर डाला है कलकत्ता के साथ ही एक्सप्लेन किया है, वो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके 90% चांस है कि आप वो बृहन मुंबई देंगे, क्योंकि जून के एग्जाम में उन्होंने कलकत्ता दे दिया, तो अब इसमें बृहन मुंबई देंगे। यानी कि मुंबई में क्या क्या किया हुआ था, कैसी हालत कर दी थी उन लोगों ने, अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में, और पानी नहीं था वहाँ पर, खारे पानी के लिए था। कलकत्ता की भी हालत बहुत बुरी थी, उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई, शहर बसाए, और कलकत्ता में जो है पानी नहीं था, मुंबई में भी पीने के लिए पानी नहीं था, तो क्या क्या स्थिति थी वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें। सीक्वेंस में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये जैसलमेर, जोधपुर, ये भी मैंने अच्छे से वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। सीक्वेंस वाइज बेटा आपको मिल जाएगा, तो ये सेम वही चीज़ है। ओके, उसके बाद है आपका मानव वन जीवियों के बढ़ते संघर्ष। ये भी मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज में आपके लिए वीडियो लेक्चर है इसके अंदर, प्लेलिस्ट में रखेंगे। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पार्ट 4, 5, 6 है, तीनों के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। उसका मैं आपको जो है चैप्टर के साथ थंबनेल चेंज करके चैप्टर डाल दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी सीक्वेंस वाइज डाल दूंगी प्लेलिस्ट में। मानव वन्यजीवी, यानी कि जब जो जंगली जानवर जो थे वो मानव की बस्तियों में आके उनको नुकसान पहुंचाते थे, तो उसी को ही सह अस्तित्व कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन में आ चुका है, मैंने क्वेश्चन पेपर के साथ एक्सप्लेन किया है। तो कैसे था, बेरीवाल राष्ट्रीय उद्यान, नेपाल और पश्चिमी घाट वाल पराई, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। तो इसके बाद सीक्वेंस में मैं डाल दूंगी उस वीडियो को। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा तो वो पूछेगा ही। प्राकृतिक आपदा का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा की जाती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सूखा है, तूफान है, बाढ़ है, तो इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण मनुष्य को किन किन, और ये प्राकृतिक आपदाएं का कारण भी जो है वो पर्यावरण परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड आपको पूरा बढ़ा चढ़ा के इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बतानी है। उसके बाद प्रदूषण है, प्रदूषण से तो आई थिंक कोई आया नहीं है, आपको प्रदूषण बताने हैं। जल प्रदूषण, कीटनाशक, खानी जल अधिनियम, इस प्रदूषण वाले चैप्टर से तो आया ही नहीं है। और बेसिकली प्रदूषण का मेन कारण क्या है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना। भारत की एटमॉस्फेयर में जो, या पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, उसके कारण हुआ है। ये भी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, भूमि प्रदूषण, ठीक है। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये भी मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। जो आपदाएं कौन कौन सी आई थी, औद्योगिक आपदा, प्राकृतिक आपदा तो वो है जो कि नेचुरली होती है। औद्योगिक आपदाएं होती है जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है 1984, ठीक है। चासनाला खादान आपदा, ये भी आपका 1974। कोरबा चिमनी दहना है ना, तो गैस ट्रेजेडी भोपाल में हुई थी। आपको पता ही है कि उस समय जो है जो कार्बनिक
जो कार्बन इंडिया लिमिटेड कंपनी थी वहाँ पर से क्या हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी। रात ही रात में पूरे के पूरे 1000-2000 लोग जो है मर गए थे और बहुत सारे लोग अभी तक संक्रमित हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ठीक है, चासनाला खादान में क्या हुआ था कि पूरी खाद जो कोयले की खादान थी वहाँ पर विस्फोट हो गया था। 372 खनिक जो है लोग वहाँ पर मारे गए थे। कोरबा चिमनी दहन में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी एक चिमनी ढह गई थी जिससे कि 45 मजदूर मर गए थे। सैटेलाइट फायरिंग में जो है 2018 में तमिलनाडु में तूतीकोरिन सैटेलाइट कॉपर सैमिल्टिंग प्लांट में जल प्रदूषण को लेकर जनता के विद्रोह के कारण सामने 22 मई को पुलिस प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई जिसमें 11 लोग मारे गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, ये औद्योगिक प्रदूषण तो आप आराम से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि गैस जो कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वहाँ से निकलने वाला गंदा पानी इन्वायरमेंट को दूषित करता है और जल को दूषित करता है। ये भी मैं पूरा उस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर इसको आप डिटेल में यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इस साल। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वैसे मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो लेक्चर में। जल परिवर्तन क्या होते हैं ये भी मैं वीडियो लेक्चर में सीक्वेंस में लगा दूंगी बेटा। जलवायु परिवर्तन में आपको वही लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी उसमें एक्सप्लेन की हैं। ख़त्म बुक। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे पता लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये आपकी MA हिस्ट्री है, ध्यान से अपने माइंड में पूरा जो है पूरा सीन क्रिएट करके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम के साथ अपना आंसर लिखिए 5-6 पेज का। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो डाल दूँगी। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके लिए पूरी सीक्वेंस वाइज वे प्लेलिस्ट लगाऊंगी। जून में आपका 19 तारीख को एग्जाम है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।